हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी आलोचना के विकास को देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी उस लेक्चर को देखे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक पॉइंट्स आया जिसपे कि मुझे लगा कि अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए कि मिश्र बंधु की आलोचना क्या थी, हिंदी नवरत्न क्या है, या फिर देव या बिहारी कौन इसमें बड़ा है, इसको लेकर जो विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। अगर आप चाहे नेट का एग्जाम दें, चाहे किसी भी प्रवक्ता की परीक्षा दें, तो स्वतंत्र रूप से कई बार इन पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है या फिर मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, जो सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है। तो क्योंकि द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का स्वर्णकाल माना जाता है, तो मैंने जो वीडियो बनाया है थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो मुझे लगा कि एक जो जिस्ट है, खासतौर से मिश्र बंधु से संबंधित, हिंदी नवरत्न से संबंधित और देव बिहारी के विवाद को लेकर उसका एक जिस्ट तैयार करना चाहिए। उसी क्रम में मैं आज आप सभी के सामने हाजिर हूँ। देखिए, मिश्र बंधु से संबंधित पहला प्रश्न तो ये आता है कि मिश्र बंधु कौन थे, कौन कौन थे? तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीन मिश्र बंधु थे। उसी समय में एक और मिश्र बंधु थे जिनका नाम था कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ये प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुई थी? तो सन 1910 ईस्वी में। और हिंदी नवरत्न, ये नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है कब से आया है? आप जानते हैं कि पहले दरबारी संस्कृति में नवरत्नों को रखा जाता था, अभी भी नवरत्न कंपनियां चलती हैं। तो कुछ कुछ मिश्र बंधु के दिमाग में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत तो पदम सिंह शर्मा कर चुके थे और वो बिहारी और एक फारसी के कवि सादी की आपस में तुलना किए थे। लेकिन मिश्र बंधुओं के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम कुछ ज़्यादा कवियों की तुलना करें। तो उन्होंने हिंदी नवरत्न नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ और उसमें 9 कवि शामिल हुए और 9 कवियों को उन्होंने एक श्रेणीबद्ध रूप से रैंकिंग उनका निर्धारित किया, जिसमें कि आदिकाल से एक कवि को शामिल किया गया, भक्ति काल से 2 कवि थे, रीति काल से 5 कवि और आधुनिक काल से 1 कवि थे। और सबका नाम बकायदे मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया और अभी आगे भी हम बात करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि उन 9 कवियों में कौन कौन कवि शामिल है। कई बार ये प्रश्न पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी नवरत्न में कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। बाद में मिश्र बंधुओं को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने श्रेणीबद्धता तैयार की है उसमें बार बार उलट फेर वो कर रहे थे। तो फिलहाल हिंदी नवरत्न में जो 9 कवि शामिल हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मिश्र बंधु एक निर्णय की स्थिति पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने कहा कि देव और बिहारी, इनका जो मेन फोकस था वो देव और बिहारी के ऊपर था, क्योंकि मैंने बताया कि 5 रीतिकालीन कवियों को उन्होंने शामिल किया था। अंत में मिश्र बंधुओं ने कहा कि देव जो है वो बिहारी से उनका स्थान ऊंचा है, वो पहले आएंगे। अब ये किस हिसाब से उन्होंने कहा, उनकी कविताओं का उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे किया, एक निर्णय पर पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने निर्णय सुनाया कि देव बिहारी से आगे हैं, तो अन्य आलोचक उस समय में जो थे उन्होंने भी इसको एक मुद्दा बनाकर अलग अलग किताबें लिखना शुरू किया, जिसमें कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा बिहारी और देव और बिहारी नाम से पुस्तक। इसके बाद लाला भगवान दीन ने लिखा बिहारी और देव नाम से पुस्तक। तो कई बार इन पुस्तकों का भी जिक्र परीक्षाओं में होता है और स्वतंत्र रूप से प्रश्न आ जाता है, कई बार मिलाने वाला आ जाता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए, इस चीज़ पे बताना चाहिए कि इस तरीके से जो टॉपिक है, जो क्लिष्ट टाइप के हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोगों को सतर्क करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ और इसके बाद 1934 में भी इसके कई खंड हैं और लगभग 5000 कवियों का इन्होंने कलेक्शन किया था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद से पहले की रचना है। ठीक है, हिंदी नवरत्न 1910 में आई थी, जबकि मिश्र बंधु विनोद 1913 में। तो यानी कि 3 साल के बाद उन्होंने इसको लिखा है, जिसको कि हिंदी साहित्य का इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें जोड़कर पढ़ना है और आलोचना विधा ऐसी विधा है कि जो बच्चे पीएचडी इत्यादि करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है। इसलिए लगातार
चैनल से जुड़े रहिए और मेरी कोशिश है कि जल्दी से हम आलोचना के पाठ को खत्म करें। आपने उसमें पढ़ा कि एक पॉइंट था तुलनात्मक मूल्यांकन एवं स्थान निर्णय, यानी कि दो से अधिक कवियों का आपस में तुलना और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचना कि कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है। इसकी शुरुआत देखी जाए तो इस क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन मिश्र से संबंधित कई बार प्रश्न आता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से बंधु शामिल हैं। तो यहाँ पर आप इसको बहुत बारीकी से देखिए, क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ भी मिश्र बंधु विनोद नाम की जो पुस्तक है उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है कि श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लाला भगवान दिन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ऑप्शन में कृष्ण बिहारी मिश्र और मिश्र बंधुओं के नाम में जब पूछा जाता है कि कौन नहीं है तो कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम उसमें रहता है। तो ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से काफ़ी आपको ध्यान रखने वाला फैक्ट्स है, तो इसको आप क्लियर करके रखिए। ये तुलनात्मक मूल्यांकन की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सादी नाम के एक कवि हैं जिनकी कविताओं की तुलना पदम सिंह शर्मा ने बिहारी से की। आप जान रहे हैं कि बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और उन्हीं के समकालीन कवि रहे फारसी, उनके सादी की तुलना पदम सिंह शर्मा ने की। और ये समय है सन 1907 ईस्वी का, यानी कि उस जमाने में इसके संपादक के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो इस एंगल को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन भार जब संभाला था तो काफ़ी उन्होंने उसमें नयापन करने की कोशिश की थी। कविता के क्षेत्र को उन्होंने विस्तृत कर दिया था और आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने एक तरीके से बढ़ावा दिया कि खुलकर आप आलोचना कीजिए, तुलनात्मक आलोचना कीजिए, नैतिक रूप से आलोचना कीजिए। ठीक है, तो उसी क्रम में पदम सिंह शर्मा को लगा कि क्यों न दो कवियों को सामने रखकर तुलना की जाए। तो एक तरफ उन्होंने हिंदी के कवि यानी कि ब्रजभाषा में बिहारी को लिया और दूसरे जो कवि थे फारसी के कवि थे सादी। इसके बाद जब आप जानते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो फिर आगे भी कुछ लोग काम करना शुरू कर देते हैं। उसी में सन 1910 ईस्वी में, यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 साल के बाद सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर श्रेणीबद्ध करके हिंदी के प्रमुख 9 कवियों पर उन्होंने विचार किया। वो 9 कवि कौन कौन हैं? जिसमें कि पहले कवि हैं सूरदास, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। आप देख रहे हैं कि चंद और हरिश्चंद्र दोनों का नाम एक ही जगह सेट कर दिया गया है, जबकि आप भली भांति परिचित होंगे कि चंद आदिकाल के कवि रहे हैं और हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। लेकिन ऊपर ही बता दिया गया है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कुल 9 कवियों को शामिल किया और उनकी इन्होंने श्रेणी तैयार की, यानी कि रैंकिंग तैयार की कि सबसे पहले कौन कवि होगा। नाम तो उन्होंने सुर से शुरू किया है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इनकी आलोचना करने के बाद मुख्य तौर पर देखें पहले कि किस किस कालखंड के इसमें कवि शामिल हैं। तो 1 आदिकाल से, 2 भक्तिकाल से, 5 रीतिकाल से और 1 आधुनिक काल के कवि इसमें शामिल हैं। तो सर्वाधिक जो कवियों की संख्या है वो रीतिकाल की है, यानी कि इन्होंने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को रखा, लेकिन इनका मूल फोकस जो था वो रीतिकाल के कवियों का ही था। इन कवियों के चयन और श्रेणी विभाजन में तुलनात्मक मूल्यांकन का कोई वैज्ञानिक आधार मिश्र बंधुओं के सामने नहीं था, इसीलिए रह रहकर उनके निर्णयों में परिवर्तन होता रहा। वो कई बार किसी को पहले किसी को बाद में रखा करते थे, लेकिन एक जगह उन्होंने एक निर्णय की स्थिति में अपने को रखा, जिसमें कि मिश्र बंधुओं ने नवरत्नों में देव को बहुत ऊंचा स्थान दिया और बिहारी को उनके बाद रखा। तो यहाँ यही आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंदी नवरत्न में कौन 9 कवि शामिल हैं। उसको सरल हिसाब से समझने के लिए मैंने बता दिया कि किस कालखंड से कितने कवि हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिश्र बंधुओं ने सब 9 कवियों को रखा तो जरूर, लेकिन उसमें श्रेणीबद्धता करते हुए देव और बिहारी को ही केंद्र में रखा और कहा कि देव का जो स्थान है वो बिहारी से ऊंचा है, वो पहले नंबर के कवि हैं। अब जैसे उन्होंने एक खास कवि को महत्व दिया तो इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पदम सिंह शर्मा, जो कि इसके पहले शुरुआत कर चुके थे तुलनात्मक आलोचना की,
फिर वो इसमें शामिल हो गए। उन्होंने आर्या सप्तशती, अमरुक शतक, गाथा सतसई तथा फारसी, उर्दू एवं हिंदी के अन्य कवियों की रचनाओं से बिहारी सतसई की तुलना करते हुए बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। जहां पर मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से ऊपर बताया था, लेकिन पदम सिंह शर्मा ने तमाम कवियों से तुलना करते हुए बिहारी को श्रृंगार रस का सबसे बड़ा कवि घोषित कर दिया, सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया। यानी कि देव और बिहारी की लड़ाई और गंभीर होती चली गई आलोचकों के बीच में। ये सब बातें देव और बिहारी को नहीं पता है, ये आलोचकों के बीच का द्वंद्व है। संभवतः इसी प्रतिक्रिया स्वरूप पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि मिश्र बंधुओं से अलग हैं, इन्होंने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर बड़ी ही विद्वत्ता के साथ यथासाथ तटस्थ रहते हुए देव को बिहारी से बड़ा बताया। यानी कि जो बात मिश्र बंधु कह रहे थे वही बात कृष्ण बिहारी मिश्र भी कहा। उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा बताया। और उस पुस्तक का क्या नाम है? देव और बिहारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर केवल शीर्षक में ही अंतर है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वो चैलेंजिंग प्रश्न बन जाता है। ध्यान में रखिए कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा किताब देव प्लस बिहारी, यानी डी बी से पहले है। इसके बाद लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यानी कि लाला भगवान दीन ने लिखा बिहारी और देव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो रहा है बी और डी, यानी कि भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ बताया, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किसकी रचना का नाम देव और बिहारी है और किसकी रचना का नाम बिहारी और देव है। ये परीक्षाओं में खूब सवाल पूछा जाता रहा है, इसको आप एकदम से बारीकी से ध्यान में रखिए। एक बार मैं आसानी के लिए और बता दे रहा हूँ। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नाम से पुस्तक लिखी, जबकि लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से पुस्तक लिखी। अब आसानी से याद रखने के लिए आप किसी एक रचनाकार यानी जो आलोचक है उसकी किताब का नाम याद रखिए कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि फला की रचना ये है। आप याद रखिए कि भगवान दीन ने बिहारी और देव को बिहारी और देव नाम से पुस्तक लिखी है। ठीक है, दीन जिसके जो अंत में देव को रखा है वो कौन है? लाला भगवान दीन की पुस्तक है बिहारी और देव। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो कि मेरे दिमाग में चल रहे थे कि आप सभी को बताना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में अगर इनसे संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आए, चाहे वो पदम सिंह शर्मा से संबंधित आए कि किसकी किसकी तुलना की थी, मिश्र बंधुओं के नाम से संबंधित प्रश्न आ जाए, या फिर लाला भगवान दीन ने कौन पुस्तक लिखी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने कौन पुस्तक लिखी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।